हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। उसका ये चैप्टर नंबर 7 का क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा, इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू specify the important stages in the formation of a company. Describe the steps involved in each stage of a company formation. तीसरा हमारा specify the documents to be submitted to the registrar of the companies and state the need of certificate of incorporation and certificate of commencement of business. ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले हम इसमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है? पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा स्पेसिफाई द इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी जो हम कंपनी फॉर्म करते हैं उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। दूसरा, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईच स्टेज, और उस हर एक स्टेज में क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है। फिर थर्ड है हमारा स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखो, जब भी कभी कंपनी रजिस्टर होती है, देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसका। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं? रजिस्ट्रार के पास। उसको पूरा बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसका फुल फॉर्म होता है आरओ, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है आरओसी। ठीक है, तो उसके पास जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करेंगे। स्टेट द नीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, दो सर्टिफिकेट होता है, आगे हम बात करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है। यस सर। चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये वाला तुम पढ़ो, तो केस स्टडी है। Avtar, a brilliant automobile engineer, has recently developed a new carburetor in his factory, which he is running as a sole proprietor. The new carburetor, the new carburetor can cut down petrol consumption of a car engine by 40%. He is now thinking of producing it on a large scale, for which he requires a large amount of money. He is to evaluate different forms of organizations for doing the business of manufacturing and marketing his carburetor. He decides against converting his sole proprietorship to partnership as the requirement of funds for the project is large and the product being new. There is a lot of risk involved. He is advised to form a company. He wants to know about the formalities required for the formation of a company. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो भी है, अवतार ब्रिलियंट ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। ठीक है, जो कुछ बनाता है कार्बोरेटर, मुझे पता नहीं है, कोई सामान होगा जो गाड़ी में यूज होता होगा शायद। ठीक है। तो Yes. पहले तो वो, अच्छा, वो जो कार्बोरेटर है वो किसी भी कार के पेट्रोल कंजम्पशन को कम कर देता है। कितना? 40%। नया आइडिया है। 40%. ठीक है, तो उसने क्या बोला, पहले तो बिजनेस कर रहा था लेकिन धीरे धीरे उसने कोशिश, मतलब अब चाहता है वो कि हम लार्ज स्केल पे ऑपरेट करो, जिसके लिए कि ज्यादा पैसा चाहिए। तो फर्स्ट इंस्टेंस में उसने क्या सोचा कि अच्छा, पहले तो वो जो बिजनेस करता था वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, यानी सिंगल ऑनर था, सिंगल अपने ही पैसा लगाता था और पैसा कमाता था। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं होता था। अच्छा, उसने Yes. पहले सोचा कि हम पार्टनरशिप बनाते हैं। ठीक है, यानी अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए सोचा। लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसको सजेशन दिया क्या कि सिंस कि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, रिस्क क्यों ज्यादा है? क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है, यानी एक टाइप की आप स्टार्टअप हो गए। ठीक है, तो Yes. एक सेकंड, सिंस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नया है तो उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो उसको दिया गया कि, मतलब सजेशन दिया गया कि आप प्रोप्राइटरशिप से सीधे कंपनी फॉर्म करिए रादर देन की पार्टनरशिप। ठीक है,
क्योंकि तुम्हें भी पता है पिछले चैप्टर सेकेंड चैप्टर था जिसमें हमने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट, ये सब डिस्कस किया था। वहां पे हमें पता था कि कंपनी को अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। और अगर हम कंपनी फॉर्म करेंगे तो जो शेयर होल्डर होगा उस केस में, यानी जो ऑनर होगा कंपनी का, उसका लिमिटेड ही लायबिलिटी होता है। तो रिस्क ज्यादा है तो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ जाना चाहिए। तो उसी केस में वो बोल रहा है कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होंगे कंपनी फॉर्म करने के लिए। तो इसी एक बेस दे दिया, उसके बाद अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, मॉडर्न डेज, मैं ये कान से निकाल रहा हूँ, ठीक है, कुछ बोलना होगा तो ऐसे बोल। मॉडर्न डे business requires large amount of money. Also, due to increasing competition and fast changing technological environment, the element of risk is increasing. As a result, the company form of organization is being preferred by more and more business firms. ठीक है, आज के डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। उस केस में रिस्क हमारे लिए क्या है, देखो, कंपटीशन हाई है, चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसी वजह से एलिमेंट ऑफ रिस्क हाई है, इसीलिए लोग क्या प्रीफर ज्यादा कर रहे हैं, कंपनी। यानी ये सभी मेरिट बता रहा है जो कि कंपनी के केस में सूट कर रहा है, ठीक है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग प्रीफर्ड बाय मोर एंड मोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली फॉर सेटिंग अप मीडियम एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस केस में हमारे पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। The steps which are required from the time of business idea is generated. देखो, कभी भी कोई भी काम करोगे उसके लिए आइडिया जनरेट होगा, ठीक है। तो the steps which are required from the time of business idea originates to the time of company is legally ready to commence the business. एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब हमारे दिमाग में वो बात आ गया कि हाँ जी हम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट, एक एंड है कि अब हम बिजनेस वास्तव में कमेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस बीच में एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो ये हमारे लिए एक, तो ये है हमारे पास आइडिया जनरेट हो गया, इस डेट पे क्या हो गया, आइडिया जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरे एंड पे हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। इससे पहले या इसी डेट पे, कभी कभी केस में इसी डेट पे एक होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। इनकॉर्पोरेशन दोनों अलग अलग है, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट, ठीक है। कभी कभी दोनों एक ही डेट पे भी हो सकता है। बाकी सेकेंड्स में अगर देखो तो ये पहले होगा, उसके बाद ही आपको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले कंपनी बनेगी फिर उसको बोला जाएगा अब आप बिजनेस कैरी करो, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। तो एक एंड पे था कि बिजनेस आइडिया ओरिजिनेट हुआ, दूसरे एंड पे कि लीगली आप बिजनेस कर सकते हैं। रिफर टू एज स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और ये फर्स्ट स्टेज है और लास्ट स्टेज है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दोज हु आर टेकिंग दिस स्टेप्स एंड द एसोसिएटेड रिस्क आर प्रोमोटिंग अ कंपनी and those who are taking these steps and the associated risk are promoting a company and are called as promoter, ठीक है। यानी पहला ये याद कर लेना, क्या, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सभी याद कर लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। मेन जो ये नीचे वाला है यहाँ से, ठीक, क्या बोल रहा है कि जो जिसके दिमाग में ये आइडिया जनरेट होता है कि हाँ हमें बिजनेस शुरू करना है, उसके बाद उस बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए फिर अपना काम शुरू कर देते हैं, उनको क्या वर्ड से हम बुलाते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, प्रोमोटर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज प्रोमोटर। प्रोमोटर इज द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी हो सकता है who are taking these steps and associated risk in the promotion of the company. Promotion यानी to bring the company into existence, ठीक है, उनको हम promoter बोलते हैं। The present chapter describes in some detail the stage in the formation of a company and also the steps required to be taken in each stages so that a fair idea about the aspects can be made. यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेज है और हर स्टेज में क्या क्या स्टेप है, ठीक है।
तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, देखो देखो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बेनिफिट तो है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बेनिफिट है तो लोग उसका अनड्यू एडवांटेज ना ले, इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेशन। ठीक है, टू फुली अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस वन कैन डिवाइड द फॉर्मेलिटीज इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ठीक है, 3 स्टेज है। पहला तो प्रमोशन स्टेज, दूसरा इनकॉर्पोरेशन स्टेज और तीसरा सब्सक्रिप्शन स्टेज। ठीक है, 3 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट these stages are appropriate from point of view of formation of any kind of company। आगे हम पढ़ेंगे कुछ काइंड्स ऑफ कंपनीज भी होती हैं, उसको हम देखेंगे। चाहे आपकी कोई भी टाइप ऑफ कंपनी हो, ये तीनों स्टेजेस सभी में होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। ऑलरेडी हम जान, देखो मेनली 2 ही टाइप ऑफ कंपनी होती है तुम्हारे लेवल पर। ठीक है, एक हो गया प्राइवेट, दूसरा हो गया पब्लिक, बात खत्म। ठीक है, प्राइवेट वो कंपनी जो पब्लिक एट लार्ज से पैसा नहीं ले सकती, वो एक ग्रुप ऑफ लोग ही होते हैं जो उसके लिए पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी बाहरी लोगों से भी पैसा ले सकती है। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया। प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। इट डजंट नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आगे हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस एक चीज होता है और एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। शायद पढ़ा था क्या हम लोगों ने, हाँ या ना बोलो। अच्छा, प्रोस्पेक्टस वैसे बता दे रहा हूँ फिर से एक बार कि प्रोस्पेक्टस वो होता है, जैसे कभी भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसमें इशू करने से पहले उसको प्रोस्पेक्टस रिलीज करना पड़ता है, जिसमें सब कुछ डिटेल लिखा होता है, कंपनी का बैकग्राउंड, फिर कंपनी कितना पैसा लेगी। जैसे कंपनी जब भी शेयर पे पैसा लेती है तो पार्ट्स में लेती है। ठीक है, जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए, 3 रुपया, फिर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा कि किस दिन कब कब कितना पैसा मांगाएंगे, ऐसा करके। ठीक है, और उस पैसे का क्या यूज करेंगे और कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो ये सब डिटेल जहां लिखा होता है उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और दूसरा होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको कम से कम 90% अपना शेयर को सब्सक्राइब करवाना है। यानी अगर कोई कंपनी 100 शेयर इशू करती है, या 1000 ही अब लिख दिया तो 1000, तो कम से कम 900 शेयर खरीदने वाला खरीदार होना चाहिए। अगर 9 अगर 900 से एक भी कम है, यानी 899 या उससे कम है, तो जिनका पैसा ऑलरेडी आ गया होगा या एप्लीकेशन के थ्रू जो भी एप्लीकेशन मनी आ गया होगा, वो भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप 900 से कम शेयर बेच पाए हो, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपका शेयर जो खरीद रहा है वो भी फंसने वाला है, यानी आप पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? और 900 या 900 से ऊपर कितना भी है तब तो देखो, 1000 से ऊपर है फिर तो आपको कुछ करना पड़ेगा जैसे एडजस्टमेंट, क्योंकि मैक्सिमम आप जब 1000 बोले हो तो 1000 ही इशू करोगे। अब लोगों ने आपको 1500 शेयर्स के लिए खरीदने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो आप उसमें अब करना पड़ता है, 2-4 एडजस्टमेंट होते हैं, या तो प्रोपोर्शनेटली दे दो, या कुछ को तो सीधे 500 को बोलो नहीं है, खत्म हो गया, और 1000 को दे दो। ऐसा ऐसा कुछ होता है, वो हम क्लास 12 में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, और कम है तो उतना ही इशू करो। मान लो 950 आया तो फिर कितना शेयर इशू करोगे? 950 आया, 950। ठीक है, 900 तक भी 900 इशू हो जाएगा। जैसे ही 899 या उससे कम हुआ तो फिर सारा पैसा जो भी आ गया वो भी वापस कर देंगे, यानी शेयर इशू नहीं होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल डिस्कस द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन डिटेल। ठीक है, अगले सेक्शन में हम स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, 3 स्टेज हमने पढ़ा, प्रमोशन हो गया, दूसरा इनकॉर्पोरेशन हो गया, और तीसरा शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज in the formation of a company. It involves conceiving a business idea and taking initiative to form a company. ठीक है, 2 काम होता है। नींद आ रहा है क्या? 2 काम मेनली होता है प्रमोशन में। पहला तो
कि आइडिया आपके दिमाग में आए, ठीक है, और दूसरा उस आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आप इनिशिएशन कर चुके हो ताकि कि कंपनी फॉर्म हो जाए। कंपनी को आइडिया तो दिमाग में ही होता है, प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमें इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए जो भी स्टेप्स लेना पड़ेगा वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ताकि कि आप बिजनेस में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करो, यानी उसका बेनिफिट ले लो। फिर से पढ़ रहा हूँ इसी को, देखो इस चैप्टर में आराम से करूंगा क्योंकि ज्यादा ये थोड़ा सा और प्रैक्टिकल है इसलिए, ठीक है। It involves conceiving a business idea and taking an initiative to form a company so that practical shapes can be given to exploiting the available business opportunity. ठीक है, thus it begins with somebody having discovered potential business idea. यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, किसी के दिमाग में पोटेंशियल आइडिया आए, उसके बाद ही ये स्टेप शुरू होता है। एनी पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन और इवन अ कंपनी, यही मैं बात बोल रहा था, एक अकेला आदमी या ग्रुप ऑफ आदमी या कोई दूसरी कंपनी के भी दिमाग में कंपनी खोलने का आइडिया आ सकता है, ठीक है। डिस्कवर्ड एन अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया क्या, अपॉर्चुनिटी। इफ सच अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और अ कंपनी प्रोसीड्स टू फॉर्म अ कंपनी देन दे आर सेड टू बी द प्रोमोटर। और एक बार आइडिया आ गया, अब वो चाहते हैं कि हाँ हम इसको ये मतलब काम कर जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना कि आइडिया आया, तो आइडिया दो प्रकार का होता है, एक तो बस काम नहीं करेगा वो, मतलब एक्चुअल लाइफ में नहीं मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं काम करेगा, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे बोल रहा क्या कि there should if such a person or group of person or a company proceed to form a company, अगर उसके बाद आइडिया जनरेट होने के बाद अब वो एग्जिस्टेंस में लाने के लिए प्रोसीड्स आगे काम करना, फॉर्मेशन कराना शुरू कर चुके हैं, तो उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी हमने बात किया था, क्या प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर। A promoter is said to be the one who undertakes to form a company with reference to a given project and to set it going and who takes the necessary steps to accomplish that project, that purpose, ठीक है। ऑलरेडी हमारा ये वाला पॉइंट डिस्कस पहले ही हो चुका है, ठीक है। क्या प्रोमोटर इज सेड टू बी द वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी विद रेफरेंस टू द गिवन प्रोजेक्ट, ठीक है। जो भी हमने प्रोजेक्ट सोचा था उसके लिए, उसको मतलब पूरा करने के लिए हमने एक कंपनी फॉर्म करने का जिम्मा लिया, ठीक है, और उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स शुरू कर दिए। उसी को हम वो काम किसका, प्रमोटर का। दस अपार्ट फ्रॉम कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी द प्रमोटर एनालाइजेस इट्स प्रोस्पेक्ट्स। पहले तो देखो दिमाग में तो सभी के आ जाता है अपॉर्चुनिटी की, यहाँ अपॉर्चुनिटी है वहां पे अपॉर्चुनिटी है, फिर उसका काम क्या होता है, एनालाइज करना कि या जो हम सोच रहे हैं क्या वास्तव में वो काम होगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लोगों को एक साथ लाना, लोग, मेन मटेरियल, मशीन एंड मैनेजरियल एबिलिटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक साथ लाना, ताकि कि फिर अकेला तो काम नहीं करेगा, उसको काम करने के लिए दूसरे लोग भी चाहिए, सामान भी चाहिए, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल टाइप, मशीनरी भी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स, मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट भी चाहिए, और ओवरऑल पैसा भी चाहिए, ठीक है। इन सभी को मिला के वो क्या खड़ा करता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। As per section 69, a promoter means a person who has been named as such in a एक सेकंड देखो कंपनीज जो है हमारी, ऑलरेडी हमने देखा था कंपनीज एक्ट कौन सा होता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल 2013, ठीक है। तो ये सेक्शन 69 उसी का है। वो क्या बोलता है, प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन, एक प्रोमोटर एक आदमी है, ठीक है। आदमी नॉर्मल वाला, सॉरी मैंने गलत बोला, पर्सन है, पर्सन में सब कुछ आता है, कंपनी भी एक पर्सन होती है, ठीक है। तो as per section 69, a promoter means a person who has who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92। देखो ये बस ऐसे पढ़ना, याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर प्रोस्पेक्टस में लिख दिया गया कि वो पर्सन, वो जो भी आदमी पर्सन है वो प्रोमोटर है, तो वो प्रोमोटर हो जाएगा, ठीक है। या तो प्रोस्पेक्टस में लिख दिया जाए या कोई एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में जाता है, उस पे भी अगर लिख दिया गया तो वो प्रोमोटर हो जाएगा। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दूसरा वो होता है जिसका बिजनेस के अफेयर्स यानी फंक्शनिंग पे कंट्रोल है, तो भी वो कौन हो जाता है, प्रोमोटर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अच्छा, ये कंट्रोल करने के लिए वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, और अदरवाइज कोई भी हो सकता है, बस कंट्रोल है तो वो promoter है। In accordance with whose advice, direction or instruction the board of director of the company is accustomed to act।
ठीक है, यानी वो पर्सन जिसके इशारे पे डायरेक्टर्स भी काम करते हो, ठीक है, या डायरेक्टर का फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो डायरेक्टर कौन होता है, ये ऐसा समझो कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है उसको डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और अकेला एक डायरेक्टर नहीं होता है, हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर होते हैं और पब्लिक कंपनी के केस में 3 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इन सब का एक ग्रुप होता है, इसी को बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस यानी सिंपल, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा या कौन कौन उसमें आएगा वो सब अगर इन्फ्लुएंस कर सकता हो तो वो भी हमारे लिए कौन हो जाता है, प्रमोटर, ठीक। However, it is provided that nothing in this subsection shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity, ठीक है। अगर किसी को प्रमोटर इसलिए बना दिया गया है, जैसे देखो एक बात बताओ, अगर वो मान लो जो भी हो, मान लो हम रिलायंस के केस में एग्जांपल लेते हैं, तो धीरू भाई अंबानी कौन था, प्रमोटर था, क्योंकि उसी के दिमाग में ये आइडिया आया था बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज ओपन करने का, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रमोटर हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, वो अकेला तो कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया होगा ना, हुँ? बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होंगे जिसका असिस्टेंस लिया होगा, ठीक है, लॉयर हो गए, सीएस हो गए, ये लोगों का, ठीक है। तो मेरली प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज वुड नॉट लीड टू प्रोमोटर, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो काम कर रहा है उनको हम प्रोमोटर नहीं करेंगे, क्योंकि साथ साथ में अगर देखो तुम असिस्टेंस तो कोई दे रहा होगा ना उसको, कि आप ऐसा करो, ऐसा ऐसा तो है नहीं कि वो उसको सब कुछ पता ही है। तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसको उसका पेमेंट मिलेगा, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे, मतलब प्रमोटर नहीं बोलेंगे। आफ्टर thoroughly examining the feasibility of the idea, the promoter assembles resources, prepare necessary document, give a name and perform various other activity to get the company registered and obtain the necessary certificate enabling the company to commence business। यानी यही सब करके जो भी डॉक्यूमेंट होता है या सब कुछ दे के इन आइडिया फिर नाम देगा, फिर परफॉर्म करेगा डिफरेंट एक्टिविटी, और फिर अल्टीमेटली जो भी सर्टिफिकेट होता है उसको हासिल करके और फिर बिजनेस शुरू करेगा। Thus the promoter perform various functions to bring a company into existence। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा बनता है what are the functions of a promoter, ठीक है। The important functions of the promoters may be listed as below। पहला identification of the business opportunity, यानी आइडेंटिफाई करना, क्या, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, ठीक है। The first and foremost activity of a promoter is to identify a business opportunity। The opportunity may be in respect of producing a new product or services or making some product available through a different channel or any other opportunity having an investment potential। Such opportunity is then analyzed to see its technical and economical feasibility। क्या बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है, हो सकता है वो नए प्रोडक्ट के केस में भी हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के केस में भी हो सकता है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि अब यहीं पे दिख रहा है कि आप पैसा लूज करोगे, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं, मतलब कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बार ये देख के फिर उसका टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी देखा जाता है कि क्या जो हम सोच रहे हो वास्तव में हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा हमारा पहला काम हो गया, एक सेकंड, पहला हमारा काम हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दूसरा हो गया फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब वही कि क्या ये फिजिबल है या नहीं। तो इट मे नॉट बी फिजिबल और प्रॉफिटेबल टू कन्वर्ट ऑल आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू रियल प्रोजेक्ट। देखो हर बिजनेस आइडिया को हम वास्तव में एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते, यानी बहुत सारा ऐसा भी आइडिया होता है जो कि फिजिबल नहीं है, ठीक है। द प्रोमोटर देयरफॉर अंडरटेक अ डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज टू इन्वेस्टिगेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस दे इंटेंड टू स्टार्ट, ठीक है। उसके इसी की वजह से जो भी उनके आइडिया दिमाग में आइडिया आता है उसका पहले वो क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट द फॉलोइंग फिजिबिलिटी स्टडीज मे बी अंडरटेकन। यानी अलग अलग बिजनेसेस के केस में या अलग अलग आइडिया के केस में अलग अलग फिजिबिलिटी स्टडी के कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। With the help of the specialists like engineers, chartered accountants, etc., to examine whether the perceived business opportunity can be profitably exploited or not।
मतलब इन फिजिबिलिटी में सबसे पहला हमारा क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। पहला देखा जाता है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी अवेलेबल है या नहीं इस आइडिया में। समटाइम्स एन आइडिया मे बी गुड बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, यानी कि जो सोच रहे वो तो सही है लेकिन संभव ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी परमिट ही नहीं करता, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो वो काम कर दे। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा होता कि हम सोचे कि हम अभी बंगाल चले गए तो बंगाल चले गए। ठीक है, ऐसा है कोई टेक्नोलॉजी जो हो सके ऐसा? जब है ही नहीं तो फिर आगे सोचना क्या? तो यानी कि ये हमने क्या किया, टेक्निकल फिजिबिलिटी चेकआउट किया। देखो एक बात बताओ, मैंने अगर ये बात सोचा कि होता ऐसा तो अच्छा होता, ये मेरे लिए क्या हो गया? आइडिया। अच्छा, काम नहीं है मेरे, ये मेरे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गया जो मैं कोशिश करूँ अचीव हो जाए। जैसे ही मैं फिजिबिलिटी स्टडी पे आऊंगा तो वो फिजिबल है ही नहीं। ठीक है, यस सर। तो आगे का बात ही नहीं करना फिर। इट मे बी सो बिकॉज द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजीज इज नॉट इजीली अवेलेबल। देखो अगर पहला तो अवेलेबल हो भी सकता है और दूसरा अगर अवेलेबल है लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन आवर अर्लियर स्टोरी सपोज अवतार नीड्स अ पर्टिकुलर मेटल टू प्रोड्यूस द कार्बोनेटर। सपोज जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था उसमें अवतार को चाहिए कार्बोरेटर बनाने के लिए अगर कोई स्पेशल मेटल चाहिए, if that metal is not produced in the country and because of the poor political relation it cannot be imported from the country which produces it, the project would be technically unfeasible until arrangement are made to make the metal available from alternative sources। समझ गए होंगे इजीली? ठीक है, यानी मेटल चाहिए और अगर मान लो कंट्री में अवेलेबल नहीं है और जिस दूसरे देश में वहां पे रिलेशन बेकार चल रहा है तो ना मंगवा भी नहीं सकते और है भी नहीं, तो फिर उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं होगा उसके नहीं होगा। आइडिया का। ठीक है, दूसरा हमारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स फंड, पैसा चाहिए। द प्रोमोटर हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी पहले पहले प्रोमोटर क्या करेगा, पता करेगा कि जो भी हम सोच रहे हैं उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा। इफ द रिक्वायर्ड आउटले फॉर द प्रोजेक्ट इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी इजीली अरेंज्ड विद इन द अवेलेबल मींस द प्रोजेक्ट हैज टू बी गिवन अप। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही ये लग गया कि जितना पैसा उसके लिए चाहिए वो कुछ भी कर लो नहीं जुटा सकते हो। ठीक है, तो फिर हाथ धो दो उस प्रोजेक्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन मे थिंक दैट डेवलपिंग टाउनशिप इज वेरी ल्यूक्रेटिव। ठीक है, यानी टाउनशिप यानी समझ रहे हो टाउनशिप? ठीक है, एक सिटी क्रिएट करना। ठीक है, तो किसी को लग यस। रहा होगा कि टाउनशिप में ज्यादा पैसा है टाउनशिप क्रिएट करने में, लेकिन इट मे टर्न आउट दैट द रिक्वायर्ड फंड्स आर in several crores of rupees which cannot be arranged by floating a company by the promoter। ठीक है, the idea may be abandoned because of the lack of the financial feasibility of the project। ठीक है, तो वो एग्जिस्टेंस में वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टार्टिंग में ये बात पता चल गया कि इतना पैसा वो चाहे कंपनी ही ओपन कर ले फिर भी वो नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा है हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में सबसे पहला फिजिबिलिटी हमने देखा टेक्नोलॉजिकल, दूसरा फाइनेंशियल और तीसरा इकोनॉमिकल। समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट अ कंपनी इज टेक्निकली वायबल, टेक्निकली भी हो सकता है फाइनेंशियली भी हो सकता है, बट द चांसेस ऑफ इट बीइंग प्रॉफिटेबल इज वेरी लिटिल। एक बात बताओ, कंपनी करके क्या हम एनजीओ खोले हैं? हाँ? नहीं ना, अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? भाड़ में जाए प्रॉफिट। टेक्निकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अगर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी नहीं है यानी प्रॉफिट कमाएंगे नहीं। देखो अब वो वाला थोड़ा मतलब दान दक्षिणा वाला एटीट्यूड नहीं है। अगर अगर हम बिजनेस ही ओपन, देखो एनजीओ के केस में भी इनोवेशन तो होता ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे लोग ये सब नहीं चेक करते हैं, लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ही है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, बिजनेस का बात करेंगे, तो फिर प्रॉफिटेबल अगर या तो है ही नहीं या बहुत छोटा दिख रहा है तो फिर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी नहीं रहेगा उस प्रोजेक्ट। इन सच केसेस एज वेल द आइडिया मे हैव टू बी अबंडेंट। देखो वर्ड लिख रहा है मे हैव टू बी, यानी एनजीओ के केस में सोच रहा। अगर मैं बिजनेस खोलते ही मैं ये सोच रहा हूँ मेरा बस नया प्रोडक्ट बनाना मोटिव है, लोग खुश रहे। ठीक है, तो फिर तो मैं कैरी ऑन करूंगा। प्रोमोटर ही यूजुअली टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट टू कंडक्ट दिस स्टडीज, यानी सारे स्टडी के तीनों ही फिजिबिलिटी के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, तो कंपनी सभी के लिए अलग अलग एक्सपर्ट अपॉइंट करके और फिजिबिलिटी स्टडी करवाएगी। ठीक है,
Promoter usually take the help of expert to conduct these studies. It may be noted that these experts do not become promoter just because they are assisting the promoter. यही थोड़ी देर बाद मैं बात पहले बोल रहा था कि अगर प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे रहे हो, यानी एक्सपर्ट अपना प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है प्रमोटर को स्टार्टिंग फेज में, तो उसको प्रमोटर नहीं बोला जाएगा. It may be noted that this expert do not become the promoter just because they are assisting in the promoter in these studies. ठीक है. Only when this investigation through a positive result, the promoter may decide to actually launch a company. ठीक है, यानी कि अगर सभी से ये सब अगर पॉजिटिव गया तभी वो कंपनी लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ेगा. ठीक है. यस सर. अब तुम बोल सकते हो अगर कोई डाउट होगा तो. ठीक है. ओके सर. अच्छा, एक है अब नेम क्लॉज, हम आगे देखेंगे, बस अभी के लिए पढ़ लो. ये नेम क्लॉज कुछ होता है कंपनी फॉर्म करने में, मतलब कंपनी अपना नाम क्या रखे. बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी नाम रख लेंगे. ठीक है. यस सर. अब मान लो कोई एक आया कल और अपने कंपनी का नाम रख दिया इंडिया लिमिटेड, क्या वो रख सकता है? अभी तो तुम सीधे बोल दोगे नो सर, लेकिन ये एक्चुअल में मतलब नहीं रख सकता क्योंकि कहीं पर मना है. ठीक है. A name is considered undesirable in the following cases if, यानी नेम को अनडिजायरेबल माना जा सकता है. पहला, if it is identical with or too close resemblance the name of the existing company. अगर किसी का नाम है, एक कंपनी का नाम है टीए, ठीक है, टाटा लिमिटेड. ठीक है. अब मैंने रख दिया टाटा लिमिटेड, तो ऐसा नहीं लग रहा है तो एग्जैक्टली तो सेम नहीं है. सेम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो वैसे भी तुमको समझ में आ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम है. हाँ, रिजेम्बलेंस भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब ये कौन डिसाइड करेगा, वो अलग मैटर है कि रिजेम्बलिंग है या नहीं. इफ इट इज मिसलीडिंग, इट इज क्या है, पहला मिसलीडिंग भी हो तो भी. ठीक है. It is so considered if the name suggests that the company is in particular business or it is an association of a particular type when it is not true. मान लो मैंने अपने कंपनी का नाम रखते टाइम ऐसा कुछ किया जिससे कि ऐसा लग रहा है कि मैं टाटा लिमिटेड का ही कंपनी. ठीक है. जैसे मान लो मैंने लिख दिया टाटा ब्रांच लिमिटेड, तो नहीं लग रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं बताने का कि टाटा का मैं ब्रांच हूं. यस सर. ये भी सेकंड वाले में गलत हो जाएगा. ठीक है. इफ इट इज वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एम्ब्लेम एंड द नेम प्रिवेंशन ऑफ द इम्प्रॉपर एक्ट, ये यानी कि नाम का गलत उपयोग या एम्ब्लेम का, जैसे है ना, जैसे तिरंगा हो गया या मतलब जो भी एम्ब्लेम्स है उसको इम्प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, तो ये भी वहां पे माना. एज गिवन दिस शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, दिस schedule specified inter alia the name, emblem or official seal of the UNO and its bodies like WHO, UNESCO, etc. ये सब, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, इंडियन नेशनल फ्लैग, ये जो भी एक्ट है, जिस एक्ट का नाम देखो याद नहीं करना, बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. द एम्ब्लेम एंड द नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1915, वो एक्ट का नाम है जिसमें लिखा हुआ है कि इन चीजों का नाम आप नहीं यूज कर सकते. जिसमें क्या है, यूएनओ एंड इट्स बॉडीज लाइक WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, इंडियन नेशनल फ्लैग. The act also prohibits use of any name which may suggest patronage of government of India or any state government or any local authority. मान लो जैसे तुम सुने होगे स्वच्छ भारत अभियान, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट. अब मान लो मैंने कल ओपन किया स्वच्छ भारत अभियान, देखो स्वच्छ का स्पेलिंग शायद कुछ गलत हो सकता है, देख लेना आप. SWA जो भी हो. ठीक है. स्वच्छ भारत, अब आवाज आ रहा है तुमको ना? यस सर. स्वच्छ भारत अभियान लिमिटेड, क्या ऐसा ये देखने से तुमको नहीं लग रहा है कि कुछ मेरा मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट का रिजेम्बलेंस हो रहा है? हाँ, तो ये भी नहीं कर सकता. ठीक है. ये कहाँ सब लिखा है, नेम क्लॉज है. अगला देखो नेम अप्रूवल, यही से जनरेट हो रहा है नेम अप्रूवल. ठीक है. यानी कि देखो नाम केवल दिमाग में मत सोच लो कि मैं जो कंपनी बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा सत्यजीत मित्रा. ठीक है. पता चला सत्यजीत प्राइम मिनिस्टर का नाम है. बात समझ रहे हो?
ओके सर। हाँ तो नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? आरओसी से। हैविंग डिसाइडेड इनकॉर्पोरेट Having decided incorporate to a company, the promoter have to select a name for it and submit an application to the registrar of company of the state in which the registered office of the company is to be situated. यानी जिस भी स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट के जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट का रजिस्ट्रार, ठीक है। यानी उस जो इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो स्टेट लेवल पे है, तो उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन भरोगे कि ये मुझे नाम चाहिए, आप अलॉट कर दो मेरे नाम से, ठीक है। द प्रपोज नेम मे बी अप्रूव, क्या बोल रहा है? मे बी, जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन दे दिया तो अप्रूव होगा ही। अब वो चेक करेगा कि जो भी एक्ट में लिखा हुआ है क्या वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं उस नाम में। इट मे हैपन दैट अनदर कंपनी एग्जिस्ट विद द सेम नेम, ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी उस नाम से एक कंपनी है तो फिर आपको नहीं देगा, ठीक है। और द प्रीफर्ड नेम इज मिसलीडिंग, ठीक है, या आपका जो नाम है वो मिसलीडिंग है। मान लो मैं कल एक कंपनी बना रहा हूँ आतंकवादी लिमिटेड, बात समझ रहे हो, तो ये नहीं होगा अप्रूव। और द प्रीफर्ड नेम इज मिसलीडिंग, से टू सजेस्ट दैट द कंपनी इज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस व्हेन इट इज नॉट ट्रू। अब मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ किसी और का और कुछ और नाम रख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या यस बोलता है सर। तुमको मान लो मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ पढ़ाई करे लिमिटेड, ठीक है। हाँ, अब पढ़ाई में मैं क्या यस सर। करा रहा हूँ उनसे कुछ और ही चीज करा रहा हूँ, मतलब नेम से रिजेम्बलेंस होना चाहिए, उस रिजेम्बलेंस हो या ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि नाम कुछ और बोल रहा है और काम कुछ और आप कर रहे हो, फिर भी एक गलत ही बात है ना। ओके सर। क्योंकि नॉर्मली आपके नाम से ही लोग समझ जाएंगे कि आप क्या काम करते हो। तो वहीं पे अगर आप समझ गए और फिर बाद में पता चला कि आप गलत, मतलब गलत नहीं, कुछ सही काम भी करोगे लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यस सर। In such cases the proposed name is not accepted but alternative name may be approved, ठीक है। Therefore three names in order of their priority are given in the application to the registrar of companies pro forma INC1 is given at the end of the book, ठीक है। और INC का यस सर। मतलब इनकॉर्पोरेशन है, क्या है? इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म नंबर 1 भरना इनकॉर्पोरेशन। होता है कंपनी को नाम के लिए, ठीक है। अच्छा, नाम कितना देगी? वहां पे 3 देगी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। अगर पहला अवेलेबल है तो वो दे देगा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, और नहीं है तो फिर और मंगवाएगा, ठीक है। अगला है हमारा फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे हम लोग देखेंगे एमओएस क्या होता है। तो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, ऐसा समझो। तो इसमें कौन सिग्नेटरी, देखो कंपनी ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन। होता है, खुद तो साइन नहीं कर सकता वो, ठीक है। यस तो सर। खुद अगर साइन नहीं कर सकता है वो तो फिर कोई तो सिग्नेटरीज चाहिए उसको। और ऐसा आंधी में कंपनी तो का एक तो आएगा एक नहीं कि कॉमन हम साइन सील कर दिए होता बात है। खत्म। तो कॉमन सील का भी तो, कॉमन सील तो बाद में होता है ना, हर चीज में कॉमन सील आप नहीं लगा सकते हो, उसका भी लिमिटेशन है कहाँ कहाँ यूज करना। तो कंपनी के कुछ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज चाहिए, जो कि अब कॉमन सील है तो कोई कॉमन सील चुरा के भी तो डाल देगा, ठीक है। तो जिनके पास कंपनी का साइनिंग अथॉरिटी होगा, ठीक है। प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, और जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करने वाला है, ठीक है। यूजुअली द पीपल साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ आर आल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और नॉर्मली वो कौन होते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं कंपनी। दे रिटन कंसेंट टू द एक्ट एज डायरेक्टर एंड टू टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर्स इन द कंपनी इज नेसेसरी, ठीक है। यस यानी सर। जो भी एमओए पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेगा वो फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएगा और क्वालिफाई शेयर भी लेगा, ठीक है। जैसे देखो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसमें होता ये है कि कंपनी, एक बात बताओ, मैंने एक कंपनी खोलने के लिए सोचा, कंपनी का शेयर होगा अपना। अब कंपनी का जो यस सर। शेयर है हमारा, उसमें मैंने 1,000 रुपये उठाना, 1,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाना। अब सारा मार्केट से ही ले लिया मैंने, अपना कोई पैसा नहीं लगाया। बताओ लोगों को इससे क्या लगेगा? लोगों कि को इस, मैंने कुछ। हाँ, ऐसे यानी मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, मतलब धोखा देने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है ना। तो इसीलिए यस स्टार्टिंग में सर। जो भी ये डायरेक्टर होता है उसको क्वालिफाई शेयर लेना होता है, यानी
कुछ शेयर जो भी क्वालिफाइड है उसको खरीदना पड़ेगा, उस कंपनी का उतना शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। Yes. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, उसके बाद अपॉइंट करेंगे प्रोफेशनल्स अगर जरूरत है तो। सर्टेन प्रोफेशनल्स सच एज mercantile banker auditors etc are appointed by the promoter to assist them in the preparation of necessary documents which are required to be, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, जो रिक्वायर्ड है इस चीज के लिए, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को चाहिए। द नेम एंड एड्रेस of shareholder, the name of the shares allotted to each submitted to the registrar in the statement called return of allotment, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए जो कि हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना है, वो सब बनाने के लिए असिस्ट करना है किसको, प्रोफेशनल्स को, वो हायर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद सारा डिटेल जैसे कि नेम और एड्रेस क्या है शेयर होल्डर्स का, ठीक है, उनके पास कितना शेयर्स है, ये सब हमको सबमिट करना है किसको, आरओसी को। प्रिपरेशंस ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यही जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट चाहिए आरओसी को सबमिट करने के लिए वो अब प्रिपेयर करेंगे। द प्रोमोटर टेक्स अप द स्टेप्स to prepare certain legal documents which have to be submitted under the law to the registrar of companies for getting the company registered. This document are क्या-क्या डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तीन चीज सबमिट करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। वो जो भी डायरेक्टर था हमारा, जो भी मतलब जो प्राइमरी डायरेक्टर था, वो अपना कंसेंट देगा ना कि हाँ अगर मैं ये बन रहा हूँ तो ये इस पे क्या क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, मुझे पता है ये बात, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब अब प्रिपेयर होगा और यही प्रिपेयर करने के लिए उन प्रोफेशनल्स का सलाह मशवरा लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट है। अब बात करते हैं ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है इसके बारे में। पहला है हमारा, इनसे क्वेश्चन आएगा इसलिए बढ़िया से देखना, ठीक है। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? एज इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। क्या डिफाइन करता है? ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी कंपनी के, यानी हमारी कंपनी क्या करने वाली है, सब कुछ लिखा होता है इसमें। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटी दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तो गजब हो गया। क्या हो गया? गजब। बहुत अच्छा, गजब हो गया, बोलो। यानी कोई कंपनी, मतलब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने लिखा हुआ होता है कि हम अपने कंपनी में क्या बिजनेस करने वाले हैं। अगर अपने मेमोरेंडम में नहीं लिखा तो वो काम वो कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटी दैट आर नॉट कंटेन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको मान लो मैंने एक कंपनी खोला जिसमें मैंने लिखा मुझे टीचिंग का बिजनेस करना है, ठीक है। अब मान लो कल अगर मुझे कोई सामान मैन्युफैक्चर करना है तो मैं वो लीगली नहीं कर सकता। इलीगली तो कुछ भी हो सकता है, लीगली नहीं कर सकता। अगर करना है मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर अपने एमओए को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। पॉसिबल है, वो हम आगे देखेंगे। एज पर सेक्शन 256 कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 256 पता है हमें कि कंपनी पे क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। मेमोरेंडम 13, the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or as per this act। यहाँ पे बात हो गया कि memorandum of association means the memorandum of association of a company। गजब डिफिनेशन है यार। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये बोल रहा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मींस दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। गजब है, हाँ ऐसा डिफिनेशन होता है क्या? लेकिन यही डिफिनेशन है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। मींस दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम, यानी जो कि ओरिजिनली बना था, यानी बाद में चेंज नहीं हुआ, और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी चेंज भी हो सकता है। यहां से बात पता चला। अच्छा, ये जो बना है वो या तो पहले के एक्ट में बना था, जैसे देखो ये जो हमारा एक्ट है कंपनी एक्ट 2013, इससे पहले भी बहुत कंपनीज एक्ट होंगे। जो लेटेस्ट था उसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। उससे पहले का भी है
ठीक है, उससे पहले भी जैसे 1956 से पहले भी कंपनी बनती होंगी, तो उस पे कोई Yes, दूसरा sir. एक्ट लगता था, ठीक है। तो इन सभी एक्ट से भी अगर बना होगा फिर भी इस एक्ट में वैलिड है वो, ठीक है। यानी कि विच आर फ्रेम्ड या मेड एज पर द पर्सुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, यानी प्रीवियस कंपनी लॉ पे भी बना है फिर भी चलेगा, या इस एक्ट में यानी कंपनी एक्ट में। यानी कंपनी एक्ट 2013 में जिसको बोल दिया गया ये हमारा एमओए है, वो हमारा एमओए है। The memorandum of association contains different clauses. अब MOA के अंदर अलग-अलग क्लॉज है। पहला क्लॉज है Clauses. नेम क्लॉज। MOA में पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। This Name clause clause. contains the name of the company with which the company will be known. याद आ रहा है तुमको कि ये काम करने से पहले, डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हमने परमिशन ले लिया था किस चीज का, कि हम अपने बिजनेस का ये नाम रख रहे हैं, क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये सहमत है या नहीं, लिया था ना हमने परमिशन। Yes, sir. अब एक बार परमिशन मिल गया तो उसको अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। The clause contains the name of the company. क्या कंटेन करता है, कंपनी का नाम क्या होगा, ठीक है। Yes, sir. Which company will be, with which company will be, नाम जिस नाम से कंपनी जानी जाएगी। Which has already been, और जो कि हमें पता है कि ऑलरेडी अप्रूव हमने कराया है किससे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, ठीक है। ये बात हो गई। Yes. अब ये भी तो पता चले, पहला तो पता क्या चला कि नाम क्या है इस कंपनी का, दूसरा इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, Registered office यानी clause. कहाँ। देखो जरूरी नहीं कि वहीं से ऑपरेट करे, बस रजिस्टर्ड ऑफिस है मतलब इससे। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट, क्या क्या कंटेन करता है ये पहला तो एक सेकंड, कि उस मतलब किस स्टेट में वो है, ठीक है, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या तो ऑलरेडी है या प्रपोज्ड है, ठीक है। Yes, The sir. exact address of the registered office is not required at this stage. State नहीं, बस स्टेट हो, एग्जैक्ट एड्रेस में भी नहीं, ठीक है। यानी कि Okay. अब एक बात बताओ, कंपनी ओपन होगी तो क्या ओपन होने के बाद उसको ऑफिस चाहिए ना, ओपनिंग के स्टेज में थोड़ी ही चाहिए। अब हमने ये Yes. सोच लिया कि हम अपने कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार में रखेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है हम अभी ये नहीं सोचो एग्जैक्ट कौन सा एड्रेस है, कौन सा सिटी है, तो यहाँ पे केवल क्या चाहिए, उसको स्टेट चाहिए, पूरा एग्जैक्ट एड्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। The exact Yes, sir. address of the registered office is not required at this stage, but the same must be notified to the registrar within 30 days of the incorporation of the company. लेकिन अगर यहाँ पे आपने एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया है तो जब भी आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा यानी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, कंपनी बन जाएगा, उसके विद इन 30 डेज आप कंपनी आरओसी को, रजिस्ट्रार को बता देना, ठीक है। Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. अब फिर से हम चलते कि हम पढ़ क्या रहे, क्योंकि अब तक थोड़ा सा दिमाग में हो गया होगा, कंफ्यूजन हो गया है। Yes, sir. कंप्लीट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर पढ़ा हमने, ठीक है, जिसमें Yes, sir. हमने किया फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। उसका एक एस्पेक्ट था क्या, Yes. फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद उसमें 6th पॉइंट है, रुको मैं यहाँ पे साइड बाय साइड सब कुछ लिख रहा हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर। Promoter. जिसमें इसका एक सेकंड, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ, किस चीज का बात कर रहे हैं, Promoter. फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर। दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, Yes. फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर का बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Opportunity. अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो, फिर उसका फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और Financial इकोनॉमिकल and फिजिबिलिटी। economical feasibility. उसके बाद था हमारा नेम अप्रूवल, ठीक है, यानी जो भी आप नाम सोच रहे हो उसमें नाम दे दो। INC 1 यूज किया जाता है जिसके लिए,
ठीक है, और जिसमें आप 3 नाम दोगे, जो भी आपका प्रेफरेंस हो उस बेसिस पे, ठीक है। फिर फिक्स करो कि आपके एमओए पे कौन साइन करेगा, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। फिर अपॉइंट करो प्रोफेशनल जिनका एक्सपर्ट एडवाइस आप लोगे पूरे रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, और उसके बाद प्रिपेयर करो नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट में 3 है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस है, जिसमें पहला क्लॉज क्या है, नेम क्लॉज, दूसरा है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। तो ये अभी तक इतना ही हमने किया है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमने देख लिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस आप बताओगे उनको, कम से कम स्टेट बता देना स्टार्टिंग में, और बाद में जब अब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तुम्हारा, तो 30 दिन में तो बिजनेस शुरू कर ही दोगे, कम से कम एक छोटा सा ऑफिस तो ले ही लोगे, तो उसके बाद विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट क्लॉज का। This is probably the most important clause of the memorandum, ठीक है। ये important clause है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा होगा कि कंपनी का पर्पस क्या है, यानी क्या बिजनेस हम करने वाले हैं। It defines the purpose for which the company is formed. A company is not legally entitled to undertake an activity which is beyond the object stated in the clause. Already हमने बात थोड़ी देर पहले किया था कि कंपनी केवल वही एक्टिविटी कर सकती है जिस चीज को उसने एमओए में लिखा हुआ है। यस सर। एक सेकंड रुको। The main object for which a company is formed are listed in this sub clause, ठीक है। कि एक सेकंड, a company is not legally entitled to undertake an activity which is beyond the object stated in the clause, ठीक है। यानी जो भी एक्टिविटी क्लॉज में नहीं लिखा हुआ वो काम बिजनेस हमारा नहीं कर सकता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तुमको पूछना तो चाहिए यार, एक बात पता है कंपनी लोग क्या करती है, हाँ? लिख देते हैं, जैसे मान लो मुझे पता है कि मैं किस काम को करने वाला हूँ, टीचिंग में आना हो मुझे, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में, जानते हो क्या लिखूंगा, टीचिंग एंड अदर्स। क्या लिख दूंगा, टीचिंग एंड अदर्स। हाँ, अब अदर्स में तो कुछ भी आ सकता है और बाद में वो भी कुछ भी काम कर सकता है, बात समझ रहे हो, ये होता है इसमें। ओके सर। The main object for which the company is formed are listed in this subclause. It must be observed that an act which is either essential or incidental for the attainment of the main object of the company is deemed to be valid, although it may not have been stated explicitly, ठीक है। अब एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिजनेस किसी काम के लिए बना है, तो उसको दूसरा बिजनेस भी उससे रिलेटेड और कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर सकती है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? तो उसके लिए तुम एक्सप्लिसिटली लिखना कोई जरूरी नहीं है। इट मस्ट बी ऑब्जर्व दैट एन एक्ट विच इज आइदर एसेंशियल, या तो बहुत जरूरी है, और इंसिडेंटल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए कुछ और काम करना है, तो वो अलाउड है, भले आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो या नहीं लिखा हो, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने कितना क्लॉज किया, 3 क्लॉज किया। पहला था हमारा नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब हम चौथा डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में यही लिखा होगा कि मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। अब तुमको एक थोड़ा सा शौक मिलेगा कि देखो कंपनी में कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिनका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो मेंबर्स का, जिस केस में, ठीक है। जैसे तुमको तो अभी एक चीज सोचे होगे ना, अरे लायबिलिटी क्लॉज का क्या जरूरत है, ये तो फिक्स है कि मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, मतलब मैक्सिमम केस में बोल सकते हैं ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी स्पेशली कंपनी लायबिलिटी मतलब अनलिमिटेड भी कर सकती है, ठीक है। तो दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट अनबेट ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। इसमें क्या लिखा होता है कि जो हमारे मेंबर्स है उनका लायबिलिटी ऑलरेडी अगर शेयर पे पैसा दे दिया उन्होंने तो ठीक है, जितना नहीं दिया बस उतना ही और देना है, ठीक है। Okay, sir. For example, if a shareholder has purchased 1,000 shares of rupees 10 each and has already paid rupees 6 per share,
यानी 10 का शेयर है, 6 रुपए ऑलरेडी दे दिया, तो उसका और लायबिलिटी कितने का है, बस 4 ही रुपए पर शेयर है, 4 हजार यानी 4000 रुपए है। ठीक है, इजी था हमारा लायबिलिटी क्लॉज। अगला है हमारा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या है? दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी This clause specifies the maximum capital which the company will be authorized to raise through the issue of shares। यानी वो maximum amount जो कैपिटल का होगा, जो कि कंपनी क्या करेगी, ले सकती है, यानी मार्केट से उठा सकती है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? ऑथोराइज्ड कैपिटल, टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी का क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा, यहाँ पे ये लिखा होगा, the authorized share capital of the company proposed company along with its division into number of share। ठीक है, share having a fixed face value in the specified is specified in this clause। उसमें ये भी लिखा होता है कि जो भी कैपिटल, मान लो कंपनी ने डिसाइड किया मुझे 1000 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल है हमारे बिजनेस का, अब हमने डिसाइड किया इसको हम 10 के फेस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। कितने के? एक शेयर कितने का होगा? 10 का, यानी टोटल शेयर कितना हो जाएगा हमारा? 100 करोड़ का। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मे बी 25 लाख विद व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2.5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, वही बात है, उन्होंने 1000 करोड़ की जगह 25 लाख लिखा है। द सेड कंपनी कैन नॉट इशू शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट मेंशन्ड इन दिस क्लॉज। ज्यादा नहीं इशू कर सकते, कम इशू कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या लिया है? 1000 करोड़। अभी मुझे लग रहा है कि अभी मुझे 200 करोड़ चाहिए, तो पहले 200 करोड़ इशू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं इशू कर, कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। अगला हमारा दिस सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर मेंबर मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम। और उसके बाद जो सिग्नेटरीज थे, याद आ रहा है, उनको मिनिमम कुछ शेयर खरीदना पड़ता था 90%। नहीं, वो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन था। एक ऊपर जो था हमारा प्रोमोटर में, प्रोमोटर के केस में याद आ, क्वालिफाइड शेयर। हाँ, क्वालिफाइड जो शेयर होता है उनको खरीदना पड़ेगा ना ये। ठीक है, yes, ये वाला बात जो था, क्वालिफाइड शेयर उनको खरीदना है। अब यहाँ पे अपना वो कंसेंट देंगे नीचे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में ये लिखा होगा कि द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। पहला तो इंटेंशन अपना दिखाएंगे, हाँ हम कंपनी के साथ जुड़े रहने वाले हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। पैसा आ गया लेके उठ के भाग नहीं जाएंगे विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह। ठीक है, गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम। जो भी उनके नाम के अगेंस्ट में जो भी शेयर है वो लेंगे। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी इन रेस्पेक्टिव फॉर्म specified in table A, B, C, D and E in schedule 1 as may be applicable to the company। एक सेकंड, the memorandum of association must be signed by at least 7%। कितने लोगों का साइन होना चाहिए? 7 लोगों का इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड by 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। यही जो 7 और 2 है वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। याद आ रहा है कंपनी? yes, अच्छा एक बार, अच्छा एक सेकंड, A copy of a memorandum of association is given at the end of the chapter। वो बाद में बात करेंगे हम। अब ये देखो, जो हमारा फॉर्म है क्या है? रिस्पेक्टिव फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म क्या है? देखो आगे हम देखेंगे कंपनी कितनी तरह की होती है। पहली कंपनी हमारी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, अनलिमिटेड हैविंग शेयर, नॉट हैविंग शेयर, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। समझ गया? ये वैसे काम का नहीं है, बस ऐसे ही है। ठीक है, याद मत करने लग जाना। ठीक है, वैसे ही आगे हम देखेंगे। इसके लिए टेबल है A, B, C, D, E। ये टेबल किसका है? शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अच्छा वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में भी अलग अलग, लिमिटेड के लिए टेबल F, G, H, I, J। ठीक है, याद मत करना, बस ऐसे ही समझाने के लिए, यानी अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी के लिए बेस्ड ऑन दी सिचुएशन और नेचर ऑफ द कंपनी, उसके लिए अलग अलग टेबल रखा गया है। ठीक है, अच्छा yes, यहाँ पे हमारा कैपिटल क्लॉज, एक सेकेंड,
यहाँ पे जाके हमारा कैपिटल क्लॉज खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि द सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट देयर इंटेंशन, और उसी में ये भी सब लिखा होगा, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है? उसी का आर्टिकल ऑफ सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है। एसोसिएशन। अच्छा एक सेकंड देख ही ले क्या, या छोड़ो क्या देखना है, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख के, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। या एक काम करते हैं, उससे भी पहले ये लिख लेते हैं ताकि कि हमारा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्लॉज था? उसके बाद क्या हो गया? चौथा हमारा लायबिलिटी क्लॉज और पांचवा कैपिटल क्लॉज, ठीक है। अब हम आ गए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी हर बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसमें भी सबसे मेन क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। अब हम आ रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सीधे सीधे कर दिया, क्या है ये वो रूल है जो कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा वो लिखा होगा। दिस रूल्स आर, अच्छा सेम हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में कि वो क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो क्या है हमारा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है हमारा कि बिजनेस का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा, कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग जो रूल है वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो दोनों में एक ऊपर डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब वो तो सबसे हाई पे है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके नीचे हमारा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल These rules are subsidiary to the memorandum of association and hence should not be contradicted or exceed anything stated in the memorandum of association। यानी अगर कोई conflict हो गया दोनों में, पहले तो हो नहीं सकता, अगर हो भी गया तो कौन प्रिवेल करेगा? MOA, क्योंकि ये ज्यादा पावर रखता है, ठीक है। Exceed anything stated in, अब मान लो वहां पे लिखा हुआ है कि हमारा कैपिटल 1 करोड़ होगा, अब यहाँ पे हम ऐसा काम करें जिससे हमारा कैपिटल 10 करोड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ गए क्या बोल रहा है? Yes, and hence should not contradict or exceed anything stated in the memorandum of association according to section 25 of the Companies Act 2013। articles means the article of association of a company or as originally, वही सेम। लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने जितना कैपिटल दिया है ऐसा तो बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ता ही रहता है। मतलब हाँ बिजनेस, एक सेकेंड, एक बार हमने ये याद रखना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज होता है। जैसे कभी कभी तुम देखे हो कि कंपनी का नाम भी चेंज होता है, पता है कि नहीं पता है? कंपनी का नाम, कंपनी का भी नाम चेंज हो सकता है, बस उसको क्या करना है? नेम क्लॉज में चेंज करना है, बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेम ऑलरेडी हमने बात किया था ना, बताओ एमओए चेंज होता है या नहीं होता है? एमओए का ही पार्ट है नेम क्लॉज, तो नेम भी चेंज हो जाएगा। वैसे ही कैपिटल क्लॉज भी एमओए का पार्ट है, वो भी चेंज हो जाएगा। मान लो ऑलरेडी हमने 1000 करोड़ इश्यू कर लिया, अब मुझे और भी बिजनेस में पैसा चाहिए और कैपिटल रेज करना, तो हम उसको बढ़ा के और इश्यू कर देंगे, समझ गए? वो चेंज होता है, ठीक है। तो वैसे अब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या पढ़ा था कि एमओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेम एमओए के केस में भी वही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी ये भी ऑल्टर्ड हो सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है इन परस्यूएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या दिस एक्ट। यानी ये या तो पिछले कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बना हो या इस कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। The article of the company shall be in respective firm as specified in table FGHI ऊपर हमने पढ़ा था। बस ऐसे ही ऊपर याद कर लेना, A से E डील करता है MOA से, F से AOA से, ठीक है। अगर मन करे तो वो स्टेप भी याद कर लेना, सबसे पहले कौन सा था, क्योंकि वैसे मत याद करना, छोड़ो, नहीं आएगा वैसे, ठीक है। अच्छा ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 है किसका? Companies Act 2013. However, the companies are free to make their own article of association, which may
be contrary to the clause FGHIJ. In that case, article of association as adopted by the company shall apply. ठीक है, यानी इनके अलावा जो कोई और भी कंपनी अपने हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रख सकती है. ठीक है. यस सर. अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर. कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर. Apart from the memorandum and article of association, a written consent of each person named as the director is required to confirm that they agree to act in the capacity and undertake to buy and pay for the qualified share as mentioned in the EOA. ठीक है, इसमें लिखा होगा कि जो भी हमारे प्रपोज डायरेक्टर है वो क्वालिफाइड शेयर, वो उनको पता है कि वो किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और सारा जो भी उसका कंसीक्वेंस आएगा वो उसको सहने के लिए तैयार है. और उसी कंसीक्वेंस में एक कंसीक्वेंस क्या है कि आपको क्वालिफाइड शेयर खरीदना है. ठीक है. अगला बात है हमारा एग्रीमेंट. दी एग्रीमेंट इफ एनी. एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि हर केस में हो, बाकी दी एग्रीमेंट इफ एनी विच द कंपनी प्रोपोजेस टू इंटर इनटू विद एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एट एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर. अगर किसी इंडिविजुअल से बात हुआ है कि आपको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, फिर वो भी आप यहाँ पे दोगे. ठीक है, यानी कि और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और ऑफ फी, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. क्या लिखा था एक बार फिर से बताना. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. उसके बाद हमारा क्या है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. उसमें क्या लिखा होगा कि जो भी हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स है पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड और सबमिट भी हमने कर दिया रजिस्ट्रार को. ठीक है, यानी रजिस्ट्रार को हम स्टैट्यूटरी डिक्लेयर करेंगे कि जो भी स्टैट्यूटरी यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट था हमने वो कंप्लाई किया है और आपको सबमिट भी कर दिया है. अबव मेंशन डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड. ठीक है, दिस स्टेटमेंट कैन बी साइंड बाय एन एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ये बात वैसे तुमको अभी मतलब नहीं है, बाकी ऐसे ही छोड़ो. ठीक है, हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन of the company by a person named in the article as a director or manager or secretary of the company. फिर से मैं पढ़ रहा हूँ एक बार. ठीक है, पहले तो ये समझ लो, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देंगे. ठीक है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में ये लिख देंगे लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमें कंप्लाई करना था हमने कंप्लाई करके आपको सबमिट कर दिया है. ठीक है, रजिस्ट्रार with the above mentioned document. ठीक है, this statement can be signed by an advocate, CA, CWA, CS in practice who is engaged in the formation of a company. ठीक है, ये लोग वो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कोई भी आके साइन कर देगा, जो वास्तव में प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड थे. बात समझ रहे हो, कंपनी के कंपनी में. ठीक है, अब ये नहीं कि खुद हमने मान लो मैं सीईओ. ठीक है, अगर कोई आया और मेरे से असिस्टेंस लिया, ठीक है, कि कंपनी फॉर्म कराने के लिए, और साइन किसी और से नहीं करवाएगा, साइन फिर मैं ही करूंगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, रोकड़ा. क्या है, रोकड़ा. कि जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फी चाहिए हमारा, वो फी का पेमेंट हो गया और उसी पेमेंट का जो रिसीट रिसीव हुआ होगा, यानी कि पेमेंट फी जो फी पे करना था हमने कर दिया, वो रिसीट भी उसी के साथ डाल देंगे. Along with the above mentioned document, necessary fee has to be paid. जो necessary fee payment करना था वो भी हमने पे किया for the registration of the company. The amount of such fee shall depend on the authorized share capital of the company. और वो फी किस चीज पे डिपेंड करता है कि कंपनी का authorized share कितना है. अगर ज्यादा authorized share है तो फिर ज्यादा होगा. समझ गए? Yes sir. अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ प्रोमोटर. प्रोमोटर का क्या पोजीशन होता है कंपनी के केस में. प्रोमोटर अंडरटेक्स वेरियस एक्टिविटी टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड गेट इट टू द पोजीशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. यानी कंपनी को
फर्म कराना यानी रजिस्टर इनकॉर्पोरेट कराना और उसमें बिजनेस शुरू कराने में बहुत ही मुख्य योगदान होता है उसका। बट दे आर नाइदर द एजेंट नॉट द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। ना ही वो कंपनी के एजेंट है और ना ही वो ट्रस्टी है। देखो कंपनी के लिए वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम के लिए प्रोमोटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दे कैन नॉट बी एजेंट एज द कंपनी इज येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड। एजेंट वो इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी अभी बनी ही नहीं। जब कोई बना ही नहीं है तो उसका एजेंट कैसे कोई हो सकता है। ठीक है, therefore they Yes, are sir. personally liable for all the contract which are entered into by them। अच्छा एक चीज देखो थोड़ा सा, कंपनी जो है, मान लो यहाँ पे मेरा आइडिया आया, क्या आया, आइडिया, गेट एन Idea. आइडिया। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, Yes, sir. एक सेकंड, कहाँ लिखा था, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा। तो जब तक बिजनेस हमारा इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, देखो तो बहुत सारा फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना। Yes, sir. तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फिर, अगर वो गलत हो गया तो प्रोमोटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, उससे पहले तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है ना। Yes, sir. यानी इसको कौन सा पीरियड बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं। क्या, प्री इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में तो कंपनी है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन पहले के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोमोटर होगा। ठीक है, Yes, sir. they cannot be agent as the company is not yet incorporated, therefore they are personally liable। कौन, प्रोमोटर पर्सनली लायबल होंगे किस चीज के लिए, all those act, all the act यानी contracts which are entered by them for the company before its incorporation। यानी कंपनी के incorporation से पहले यानी इस पीरियड में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोमोटर। in case the same are not ratified by the company later on, also promoter are not the trustee of the company। ठीक है, अच्छा अगर कंपनी ने बाद में फिर उसको रेटिफाई करा दिया तो फिर उसके बाद किस, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी एंजॉयज अ फिडुशियरी पोजीशन with the company which they must not misuse। they can make a profit only if it is disclosed but must not make any secret profit। ठीक है, देखो प्रॉफिट Yes, तो sir. कमा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ऐसा कमाओ अनड्यू एडवांटेज लेके सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाना। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर द कंपनी कैन रिशाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द परचेजेस प्राइस पेड टू द प्रोमोटर। देखो एक बात बताओ मुझे, क्या कंपनी का अपना तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रोमोटर Yes, उसके sir. बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्रोमोटर सामान खरीद रहा है 10 का और कंपनी को बता रहा है कि 12 का खरीदा और 2 रुपया अपने पॉकेट में रखा है। बात समझ रहे हो, Yes, यही sir. बोला इन द इवेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, अगर कुछ चीज ऐसा है जो कि गलत डिस्क्लोज किया गया है, द कंपनी कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगी और उस जो भी लॉस होगा वो उसके लिए किस से रिकवरी होगा, प्रोमोटर से। ठीक है, यानी अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता प्रोमोटर। इट कैन आल्सो क्लेम डैमेजेस फॉर द लॉस सफर्ड ड्यू टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल इंफॉर्मेशन, और उस काम की वजह से अगर कंपनी को कुछ लॉस हुआ है तो उसके लिए भी डैमेज क्लेम कर सकती है कंपनी। ठीक है, Yes, sir. promoter are not legally entitled to claim the expenses incurred in the promotion of the company। बहुत ही गजब बात, कंपनी को एग्जिस्टेंस में कौन लाया, ध्यान से थोड़ा सा ये भी पॉइंट देखना, प्रोमोटर लेके आया। ठीक है, Yes, sir. तो जब तक यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, अब इस इनकॉर्पोरेशन पीरियड में क्या कोई खर्चा हुआ है, No, sir. क्या बात कर रहे हो तुम, बिना क्या, खर्च अच्छा के ही अच्छा, हाँ हुआ है। खर्च हुआ होगा। खर्च किसने दिया होगा, प्रोमोटर ने ही दिया होगा। Yes, sir. अब खर्च प्रोमोटर ने दिया है और कंपनी मेरी इनकॉर्पोरेट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो बताओ Yes, sir. ये जैसी ही कंपनी होगी एग्जिस्टेंस में, क्या प्रोमोटर बोलेगा नहीं भैया तुमको हम पैदा करने के लिए खर्च किए तो मेरा पैसा दो, बोल सकता है ना, लेकिन Yes. लीगली वो रिकवर नहीं कर सकता है। बात समझ, ये चॉइस है किसका, कंपनी का, कि वो देगी या
नहीं देगी। बात समझ नहीं रहे हो? देगी। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या, कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जो भी हमने पैसा खर्च किया है, यानी कि प्रोमोटर ने जो पैसा खर्च किया है, तो जो भी प्रोमोटर ने खर्च किया है वो लीगली रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोमोटर Yes, sir. are not legally entitled to claim the expenses incurred in the promotion of the company. However, यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि however, the company may choose to reimburse them for the pre-incorporation expenses. Already मैंने बताया था, उधर जो भी खर्चा हुआ पहले हुआ है तो उसको बोलते हैं pre-incorporation expenses। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से जो Yes, पहले खर्चा हुआ, तो कंपनी अगर चाहे तो वो रीइंबर्स यानी जितना पैसा उनको लगा है उनको दे सकती है। The company may also remunerate the promoter for their efforts by paying a lump sum amount or a commission on the purchase price of the property purchased through them or on the shares hold। बात समझ में आया? नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम यही नहीं, केवल उनका प्री इनकॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं कि कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जो भी खर्चा था उसको अगर 5 करोड़ खर्च करना पड़ा तो 5 करोड़ तो देगी ही देगी, अगर चाहे तो। yes, देखो पहला केस क्या है कि कुछ नहीं देगी, ठीक है, फर्स्ट क्या है, नथिंग। सेकंड ऑप्शन, yes. सेकंड क्या है, वो 5 तो करोड़ देगी, बात कंपनी की खत्म। मर्जी है कि हाँ, देगी या कंपनी नहीं का देगी। मर्जी, हाँ, ये भी कंपनी का मर्जी, ये भी उसी का मर्जी। और तीसरा क्या है कि 5 करोड़ जो लगा खर्चा वो तो देंगे ही, बाकी आपका एफर्ट भी तो लगा है, आपने मेहनत भी तो किया कंपनी को ओपन करने के लिए, इनकॉर्पोरेट Yes, कराने में, ठीक है, तो इसका भी आपको पेमेंट मिलेगा। अब इसका पेमेंट हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है फिक्स्ड हो कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, ये भी फिक्स हो कि जितना भी आपने एसेट परचेस किया है उसका कुछ परसेंटेज दे, ठीक है, तो वो कंपनी के हाथ में वो क्या देना चाहती है, ठीक है। और कंपनी किसके हाथ में है, डायरेक्टर्स के हाथ में, तो बताओ उनको मिलेगा कि yes, नहीं मिलेगा, मिल जाना चाहिए, ठीक है, यानी ज्यादातर केस में मिल ही जाता है। द कंपनी में ऑल्सो रेम्यूनरेट, ये थर्ड पॉइंट है, रेम्यूनरेशन भी मिल सकता है उनके एफर्ट के लिए, द प्रोमोटर फॉर देयर एफर्ट्स बाय पेइंग अ लंप सम, एक फिक्स्ड यानी 1 करोड़, या अ कमीशन ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, या जो भी एसेट परचेज हुआ है उस पे एक फिक्स्ड परसेंटेज के रेट से, थ्रू देम ऑन द शेयर सोल्ड, और ऑन द शेयर सोल्ड, या जितना शेयर बेचा है उन्होंने उस हिसाब से। द कंपनी मे ऑल्सो अलॉट देम शेयर्स, और इनके बदले ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उनको शेयर ही दे दे, इसके भी बदले और इसके भी बदले, किसी के भी बदले, ठीक है, पैसा ना देके कंपनी अपना शेयर इशू कर दे उनको फ्री में। समझ रहे हो बात? yes, sir. The company may also allot them shares or debenture or give them an option to purchase the security at the future date, या अभी शेयर दे दे या फ्यूचर डेट पे, अभी बस राइट दे दे कि आप 1-2 साल 5 साल में आप कंपनी का फ्री शेयर जब चाहो खरीद सकते हो, ठीक है। Yes, sir. अगला जो है हमारा वो क्या है, अगला हमारा है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन।